हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आपके लिए ग्रामीण विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि वन लाइनर हैं लेके आए हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसमें कुछ प्लान्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। और अगले वीडियो में हम आपके लिए सामान्य जानकारी के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे करके हम आपके लिए मैथ्स और हिंदी के भी क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। लेकिन प्लीज़ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 2000 में हुआ था, सन 2000 में। आगे देखते हैं, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था। तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 में चलाया गया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये कब शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 2000 में। और अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1965-66 में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निवेश में नहीं आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कृषि निवेश में कौन सा नहीं आता है, तो कौन सा आता है ये देख लेते हैं। बीज जल और सिंचाई, खाद सिंचाई ये कृषि निवेश में आता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान ये कृषि निवेश में नहीं आता है। आगे देखते हैं, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय थी, इसकी स्थापना पंतनगर में की गई है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, आगे देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन है, आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निवेश में नहीं आता है, तो तकनीकी ज्ञान। बाकी जो आता है वो है बीज जल और खाद सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो पंतनगर में। नेक्स्ट है, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में सितंबर सन 2002 में प्रारंभ की गई थी। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, तो सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा ज्ञानदीप शिक्षा योजना ये कब प्रारंभ किया गया, तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना ये प्रारंभ किया गया था सन 2002 में। आगे यहाँ पे है सघन कृषि पशु विकास कार्यक्रम ये कब चलाया गया, तो सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 को शुरू हुआ था। ठीक है, 1994 में संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी, तो 30 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष कर दी गई थी। तहसीलदार, उप संभाग और परगना इस सबको आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्राम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्राम, परगना, तहसील, फिर उप संभाग। ठीक है, एक बार खुद से देखिए। नेक्स्ट है आपका, एक बार ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, इरेज कर देते हैं। कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1960 में। 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम में बताना है, तो सबसे पहले ग्राम परगना होता है, फिर तहसील, फिर जो है उप संभाग। आगे देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि 1970 को चलाया गया था, कहाँ से किसने शुरू किया, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा आता है कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया, तो 1970 को। आगे किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन के लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार ले चुके हैं। जरीब, कंपास और थियोलाइट का प्रयोग के भूमि उपकरणों के लिए किया जाता है। गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है, तो खसरा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला जो विशिष्ट मानचित्र है वो खसरा कहलाता है। आगे देखते हैं, शुष्क खेती में वार्षिक
शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? उस दिन हमने बताया था जहाँ वर्षा वाले क्षेत्रों में धान होते हैं तो 200 से अधिक 200 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होनी चाहिए। यहाँ शुष्क खेती की बात की गई है तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। कृषि तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? तो ओवरी कल्चर कल्चर कहलाता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो एक ही साथ दो फसलें पैदा करना युग्म पैदावार का आशय है। आगे ध्यान देते हैं, एक बार फिर से इसको ध्यान पढ़ लीजिए। एक बार को शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? तो ओवरी कल्चर कहलाता है। कृषि से में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? तो एक ही साथ दो फसलों का उगाना। आगे देखिए, पादपालय एक सुविधा है, ये इसका मतलब क्या है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए पादपालय का प्रयोग करते हैं। आगे ध्यान देते हैं, भारत अपनी दलहनी खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो 55% भाग। दलहनी खपत का लगभग 55% भाग भारत उत्पादित कर लेता है। गोकुल ग्राम योजना ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो गोकुल ग्राम योजना ये गुजरात से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए गोकुल ग्राम योजना तो गुजरात से। ठीक है, आगे सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए पूर्व सोवियत संघ में हुआ था। धूसर क्रांति ये क्या है? तो उर्वरक के लिए होता है। बीएम व्यास समिति किससे संबंधित है? कृषि एवं ग्रामीण शाख से। एक बार यहाँ पे ध्यान से फिर से देखिए, क्वेश्चन है सामूहिक कृषि का प्रचलन सबसे पहले पूर्व सोवियत रूस से हुआ था। इसके बाद दूसरे कृषि का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है। बीएम व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख से है। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई गांव होती है। आगे ध्यान देते हैं, ग्राम सभा निर्मित होती है तो किससे? पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से। समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। ध्यान दीजिए एक बार यहाँ पे, समूह कृषि की अगर बात की जाए तो समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। ग्राम सभा निर्मित है तो पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो गांव ग्राम सभा। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इजराइल में। भारत सरकार यहाँ पे देख लीजिए, ड्रिप सिंचाई कहाँ पे है? तो इजराइल में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1904 में। गांव का नक्शा किसे कहते हैं? तो सजरा को गांव का नक्शा कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे यहाँ पे है आपका प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रदेश में ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। खसरा में कितने खाने होते हैं? 21 होते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। खसरा में कितने खाने हैं? तो 21 खाने हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। प्रत्येक जिले में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। जमींदार का उन्मूलन कार्य क्या है? तो अनुभाग 1 है। प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों का सृजन कौन सा अनुभाग करता है? तो अनुभाग 5 करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। जमींदारी उन्मूलन कार्य कौन से अनुभाग में होता है? तो अनुभाग 1 में। प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों की सृजन का कार्य कौन करता है? तो अनुभाग 5 करता है। आगे, प्रदेश में भू अभिलेखों का रख रखाव उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है? तो जिलाधिकारी को। दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो तहसीलदार के। भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे में से संबंधित विवाद ये कहाँ पे जाते हैं? तो यहाँ देखो, उप जिला अधिकारी के न्यायालय में।
दाखिल खारिज की रिपोर्ट किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो तहसीलदार के। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे है आपका ग्राम पंचायत व सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश करता है। ठीक है, आगे ध्यान ध्यान दे लेते हैं। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी कौन है? तो जिलाधिकारी है। राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कौन सा? नायब तहसीलदार न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्यों व प्रधान के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश करता है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है? तो उत्तरदायित्व है जिलाधिकारी का। राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कौन सा है? तो नायब तहसीलदार। आगे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है? तो एक बार। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? तो राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन इसके विभाग का जिलाधीश होता है, जो है जिलाधीश होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 सी में कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? तो धारा है 23। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे है लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो 3 बार। तहसील स्तर पर करों की वसूली है तो उत्तरदायी होता है, तो कौन उत्तरदायी होता है? तहसीलदार। लेखपाल के कर्तव्यों में निम्नलिखित संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन कहाँ होता है? तो डायरी में लिखा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे यह है आपका लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए वर्ष में? तो 3 बार। तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है, तो तहसीलदार। लेखपाल के कर्तव्यों में संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन कहाँ में है? तो डायरी में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।